सतीश झा साहब भी आ गए। मैं आपसे सतीश भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले इसलिए मुझे जरा एक चीज ये बताइए, जब अभी 3-4 दिन पहले जब हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी इतना वाई जंप्ड और उन्होंने तुरंत कहने लिया हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जबकि भाई ये आप पैलेस्टीन से आपका क्या झगड़ा है? पैलेस्टीन और हमास दो अलग अलग चीजें हैं, ये समझना होगा। और इतना हमें वाई वी वर सो एंशियस टू शो आवर सपोर्ट टू इसराइल, जबकि अभी आपने ऑफिशियली एक 4-6 महीना पहले भारत सरकार ने पैलेस्टीन के लिए कहा था कि भाई वो हमारा, हम उनके साथ खड़े हैं, हमारा पुराना रिश्ता है, हम उनके साथ रहेंगे। एक बीच की लाइन भी हो सकती थी। सतीश जी, जरा ये पैलेस्टीन और इसकी बात बता दीजिए, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। मेरे एक दर्शक का कहना था कि ये जो हमास का जो भी हुआ है, इट इज अ बालाकोट एंड पुलवामा फॉर नेतन्याहू, क्योंकि 1 साल के अंदर उनका इलेक्शन है और उस इलेक्शन को कहीं ना कहीं से होने के लिए वो बिल्कुल जैसे बालाकोट को हमारे यहां यूज किया गया था पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि उसको राष्ट्रभक्ति से माना गया था, उसी तरह से इसको यूज किया जाएगा। थोड़ा इस पे भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, और हम जल्दी ही से कुछ ना कुछ बोलने लगे, इस पे जरा सतीश जी बताइएगा। देखिए, कोई भी लड़ाई आज की तारीख में एक, उसे कहते हैं वॉर ऑफ चॉइस। एक जमाने में लड़ाई होती थी महत्वाकांक्षा के लिए, राजा को शौक है महाराजा बनने का। लड़ाई होती थी इसलिए कि उनको कोई रानी पसंद आ गई। लड़ाई इसलिए होती, जमीन चाहिए, अच्छी जमीन थी। कि आज की तारीख में लड़ाइयाँ जो हैं सब चॉइस की लड़ाई हैं। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका की मुश्किल ये है कि जब से आपने एक किताब पढ़ी होगी गॉलब्रथ के पहले की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो बात हुई थी, उसकी चर्चा आज कम होती है कि वो इतना स्थायी बन गया है सिस्टम में, उसके बिना कुछ होता नहीं। तो अगर आप हर साल 1000 बिलियन डॉलर के हथियार बनाएंगे, उसे खपाना तो नहीं पड़ेगा आपको। नहीं खपाओ तो क्या होगा? तो रूस की मजबूरी भी यही थी, उसको हथियार खपाने थे। अपनी सेना को मुस्तैद रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आप पूरा ढांचा बनाओगे जिसका मतलब ये है कि युद्ध हो, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता रहे इस तरह की चीज़ों का जो विनाश करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो होगा। तो अमेरिका की एक मजबूरी है, आप देखेंगे पिछले विश्व युद्ध के बाद भी हमेशा वो किसी लड़ाई से जुड़ा रहा है। वो चाहे कोरिया की हो, चाहे कहीं की हो, ना हो तो भी लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता है। यहाँ की मिलिट्री के करीब 1/3 से ज़्यादा लोग दुनिया भर में बाहर रहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन वो उसका एक हिस्सा बन चुका है। तो मिलिट्री जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जॉर्ज बुश आए, आपने शायद किताब देखी हो ना देखी हो, पहली जो उनकी मीटिंग हुई 20 जनवरी 2001 में, उन्होंने पूछा कि इस आदमी ने मेरे बाप की बेइज्जती की है और मैं इसका हिसाब करूंगा। सद्दाम हुसैन, उसका पहला जो है 11 बजे उसकी जो सभा हुई, उसमें उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी किताब में लिखा, उसको डांट लगा दी FBI ने, आप नहीं लिख सकते, उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन यह है कि उससे सच बात उगल दी थी कि उससे फिर एक उनके थे जो गुरु थे, उनके चाणक्य थे, उन्होंने समझाया भाई क्या करना चाहिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बने। उनका छोटी सी बात है, छोटी सी आग लगाओ, फिर उससे बड़ा करो, उसे और बड़ा करो, उसे बड़ा करते रहो, जब तक राष्ट्रपति हो वो आग बड़ी करते रहो। तो अगर देखें आप, छोटी सी स्टैटिस्टिक्स है, अफगान और मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई हुई, बुश की जमाने शुरू हुई, उस पर 6000 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। ये अफगानिस्तान की जो प्रति व्यक्ति या उनकी जो GDP है उसका करीब मान लीजिए 200 गुना रहा हुआ। उसके बाद भी स्थिति क्या है, उन्होंने उसको वापस सौंप दिया तालिबान को। उसमें कोई मूल्यों की बात नहीं थी, उसमें सिर्फ इस बात की थी कि हमारे पास ताकत है। वो वही बात जो शेर और बकरी वाली बात जो आती है ना, तुमने मेरा पानी जूठा किया, नहीं सब आप तो ऊपर है, मैं तो नीचे हूँ, तुमने वो जवाब दिया तो खा जाओ। तो सवाल ये है। लेकिन यूक्रेन की बात कुछ अलग है। यूक्रेन को लेकर के देश में, अमेरिका में भी झंझट है। दो ग्रुप हैं, एक उसका समर्थन करता है, एक नहीं करता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हुई रूस के साथ, उसको जोड़ने के लिए पुतिन के साथ संबंध जो थे ट्रंप के नॉर्मलाइज कर दिए गए थे कि उनके रिश्ते अलग तरह के थे। उनमें क्या क्या गठबंधन थी उसका कोई हिसाब लगेगा नहीं, कभी कोई करना भी नहीं चाहता। कई चीजें हैं जो हम चाहते हैं अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए सामने तो लाएं, लेकिन पूरी तहकीकात न करें। तो वो बुश और ट्रंप का रिश्ता कुछ
पुतिन और ट्रम्प का रिश्ता कुछ उस श्रेणी में चला जाता है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं होती उसकी भी दाम देने पड़ते हैं। आपने सुना कि $6 बिलियन सऊदी अरेबिया ने ट्रम्प के बेटे को दिए, उसकी तहकीकात होगी, जब होगी उसकी जरूरत पड़ेगी होगी। लेकिन ये सारे उसी मशीनरी का हिस्सा है जो हमारी वॉर मशीन है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यूक्रेन में क्या हो रहा है आज की तारीख में, एक कॉमेडियन वहां का राष्ट्रपति है, वो किसी ने बनाया है, किसी ग्रुप ने उसको बनाया है, वो ग्रुप चाहते हैं वो इससे ज्यादा काम करे और सब लोग अमीर होते जा रहे हैं। येलेंस्की अमीर हो गए, उनके पीछे वाले ग्रुप अमीर हो गए, सबकी ताकत बढ़ेगी। यानी कि जो लड़ाई है वो एक आमदनी बढ़ाने का जरिया बन चुकी है। अगर इस बात को हम समझेंगे नहीं तो कभी समझ नहीं सकते। अमेरिका में भी जो है इस पे सारी जो उनके एनुअल बजट की बात थी, कहाँ रुक गई थी, यूक्रेन को दे कि नहीं दे। अब बताइए, इतना बड़ा देश है, ये यूक्रेन के नाम पे पट गया, उसको लेकर के एक स्पीकर की नौकरी चली गई, तमाम चीजें हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि अर्थव्यवस्था को चलाने की जो मूल बातों में से एक जो है वो लड़ाई भी है। ये सब कुछ नहीं है। जब जॉर्ज बुश के जमाने में कहा जाता था कि उन्होंने, डिक चेनी ने 5 से 6,000 बिलियन डॉलर जो खर्चा हुए, उससे मान लीजिए 15-20 जेन्युइन रहे होंगे, बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। हमारे 5,000 लोग हैं, सब बिलियनर बन गए। तो यानी इस तरह की जो बातें हो रही हैं, हमारे पास एक रिसर्च बेस पे कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन किसी पास सबूत तो नहीं है, किसी पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसको बातों को समझ सकें इस डिटेल पे कि हम उसको लिटिगेट कर सके। कोई लिटिगेट नहीं कर सकता। ये सारी बातें परसेप्शन के लिए रहती हैं, या कुछ डेटा दिखाता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन सही क्या है सही नहीं है वो आप ट्रम्प की भाषा जान सकते हैं, जिसने कब कुछ भी सही नहीं कहा फिर लोग उसका अनुकरण करते हैं। अपने देश में आप जानते हैं पिछले 9 साल में कुछ भी सही नहीं कहा गया, लेकिन लोग उसको सही मानते हैं। तो ये जो बात है, लड़ाई आज की जो भी है वो एक आर्थिक कंपल्शन है, विवशता भी कह लीजिए उसको, मजबूरी कह लीजिए, लेकिन उसके बिना आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। तो वो मिलिट्री, अगर 1,000 बिलियन डॉलर की बात यहाँ पे हो रही है, 1,000 बिलियन डॉलर, अमेरिका की आमदनी मान लीजिए 25 बिलियन डॉलर है, उसमें 1,000 जो है करीब 4% तो हुआ। उसकी जो नेशनल जो इनकम ग्रोथ है वो करीब 2-2.5-3% जाती है। इतनी बड़ी इकॉनमी में इससे बड़ी ज्यादा ग्रोथ नहीं आती, 1-1.25 से लेकर 3 के बीच में चलती रहती है। उसमें 4% हमारा खर्चा जो है मिलिट्री का है। तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? जो उसके ग्रोथ रेट के लिए, वो इंजन चलाने के लिए, तमाम प्रोडक्शन करने के लिए और लोगों को बाहर भेजने के लिए दबाव, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी तो अर्थव्यवस्था फर्क पड़ता है। अर्थव्यवस्था सिर्फ एक दिशा की नहीं होती, इसके कई आयाम हैं, कई अंग हैं, उन सब से असर पड़ता है। तो मेरा मानना यह है, जो MIC से बात शुरू हुई थी, जिसकी चर्चा आजकल कम होती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और भारत की मजबूरी ये हो जाएगी, अगर हम भी चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मिलिट्री का रोल बढ़े, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम भी हमेशा लड़ाई में लगे रहें। तो ये चीजें जो है लोग देखते नहीं है, जिंगोइज्म के हिसाब से चीजें, हमेशा हम लोग अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है, ये कल मुझसे किसी पूछा कि कब खत्म हुई, हमने कहा कभी खत्म नहीं हुई लड़ाई। कितनी लड़ाइयां 30-40 साल चली हैं, जब चाहें खत्म कर देंगे, जब उनको लगेगा कि बाकी चीजें बड़ी हो गई हैं और कुछ भी कर देंगे, कुछ कर लेंगे। तो लड़ाई हमेशा किसी एक बहुत बड़े आर्थिक और सामरिक और तमाम, कोई वजह एक नहीं होती, कभी कोई चीज बड़ी हो जाती कभी और उससे आगे आग लग जाती है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है कि पुतिन ने भी ये किया कि भाई हम एंगेज रहेंगे। पुतिन के फायदे क्या हुए? रूस की अर्थव्यवस्था आज सुनते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत हो गई है, उनकी जो ताकत बढ़ गई है। यूक्रेन का क्या हुआ? वहां सब लोग, सिर्फ जो लोग मरे हैं या भागे, उनके अलावा सब लोग अमीर हो गए हैं। यूक्रेन में आप फोटो देखेंगे आप, जहां जहां विनाश होता है बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये सब जो दुनिया को बांटने का जो खेल चलता रहता है, उस पर हमें समझना चाहिए। इसमें ये हमें भावनात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें बह नहीं जाना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं इजराइल और जो हमास की लड़ाई का जिक्र हो रहा है, अब उसे इजराइल हमास की लड़ाई कहते हैं। दरअसल 75 साल से इजराइल फलस्तीन की लड़ाई है। जब भारत सरकार, मैंने भी काफी उसके खिलाफ बोला, अमेरिका में बोला, जो ऐसा फोरम है जिसको हमारी सरकार की अहमियत देखती है, और 4-5 दिन बाद देखा कि उनका रुख बदला। अब वो कह रहे हैं दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। वो अच्छी बात है कि दोनों को साथ लेके चलिए। आप बताइए कि भाई ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि किसी ने कोई गलती कर दी। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि 75 साल से आप अन्याय करते चले जा रहे हो, उसको कहीं ना कहीं तो उसका फोड़ा निकलेगा। इसको फोड़े हैं, लेकिन ये बड़ा फोड़ा निकला इस बार। तो ये जहां भी लड़ाई हो रही है, उसके पीछे अर्थव्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हमें सोचना पड़ेगा, और इसके खिलाफ जो बात शुरू हुई थी 1966 के आसपास, वो फिर शुरू करनी पड़ेगी। आनंद जी। सतीश भाई, आप ये बताइए
ये सारी बात तो हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, और चूंकि आप अमेरिका को ठीक से समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, हाल के दिनों में अमेरिका के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, दोनों जगह, पाकिस्तान के राजदूत साहब जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाने लगे। दो तीन बार गए, 2 बार तो गए, तीसरा का पक्का नहीं है। और वहां जाके जब वो आए तो वो उसको आजाद कश्मीर करके एड्रेस करने लगे। भारत ने उस पर आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि भाई ये, क्योंकि वो पुराना टर्म उनका होता था पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, लेकिन वो उसको आजाद कश्मीर बोलने लगे जो पाकिस्तान बोलता है। जब हमने आपत्ति जताई तो उनके इंडियन एम्बेसडर जो थे यहां, उन्होंने कहा इसमें आपको क्यों दिक्कत है, हम आपके कश्मीर में भी तो गए थे, G20 में भी गए थे, हम आपके कश्मीर भी जाते हैं, हमारा वहां का वहां उनके कश्मीर में जाता है। मैं थोड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा चेंज हुआ है अमेरिकन पॉलिसी में, और इसको बहुत से लोग मानने वाले हैं कि चाहे आप कुछ कर लीजिए अमेरिका में, अमेरिका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। हम चाहे जितनी झप्पी कर लें, हम जितना बाइडन कर लें, हम जितना आपकी बात ट्रंप सरकार कर लें, अगर अमेरिका के सामने ऐसा लगता है कि कोई चॉइस आएगी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को इसलिए करेगा कि पाकिस्तान के रणनीतिक रूप में उसकी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से वो रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, इनको कंट्रोल कर सकता है रणनीतिक रूप से। हम बता, मैं थोड़ा इस पे आपका चाहूंगा कि ये जो शिफ्ट हुआ है एकदम से पीओके से आजाद कश्मीर तक का सफर, मैं थोड़ा एक टिप्पणी आपकी इस पे चाहूंगा, सतीश झावे सर। आनंद जी, आपने देखा होगा अभी हाल में ही एक तरफ तो G20 के दौरान एक गर्मजोशी दिखी आपको, हमने उसका डंका पीटा। दूसरी तरफ जब बात आई कनाडा वाली, तो अमेरिकन एम्बेसडर जो हाई कमिश्नर थे, राज एम्बेसडर थे कनाडा में, उन्होंने कहा, पहले कहने वाले थे कि हमने ही उनको सूचना दी थी और हमने ही 5 I जो देश है सब उनके साथ इसको साझा किया था। और फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका, उन्होंने खुद भी कहा कि ऐसा हुआ है। यानी कि शुरुआत में भारत ने कोशिश की कि 5 I का इसका कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका ने आखिर इस बात क्यों जाहिर किया? ये तो सीक्रेट बात थी, इसको कहने की जरूरत क्या थी? उन्होंने सामने सामने कहा। तो ये बात साफ है कि कनाडा वाली बात में भी जो शुरुआत हुई अमेरिका से हुई। अमेरिका कभी भी जब भी कोशिश करता है वो चेस खेलता है, उस चेस में आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ा रहना चाहिए। तो भारत जो पाकिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी जगह लोकेशनल एडवांटेज उसका है। उसके साथ साथ जब रिश्ते बने हुए उनके काफी अंदरूनी रिश्ते ऐसे बने हुए हैं कि उनको डिस्टेबलाइज करना आसान नहीं है। वो अपनी उनकी नोकझोंक होती रहती है, कुछ पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कभी वो भी अपना डंका बजाते हैं, कुछ करते रहते हैं। लेकिन अंत में उनकी जो सारी नीतियां हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट वो तय करता है, जिसका काम ये देखना। भारत उससे थोड़ा सा बड़ा होने के नाते उस बात को इस तरह नहीं देखता। जयशंकर ने कोशिश की है कि भारत को उसकी जगह मिले, कम से कम उससे बोलना शुरू इस तरह से किया, जिसको मैं डिप्लोमेसी नहीं मानता। अगर वो बात प्रधानमंत्री करे समझ में आती है, जी वो जो कहते हैं विदेश मंत्री की तरह, वो बात समझ नहीं आती हमारे। लेकिन वो अनडिप्लोमेटिकली उन्होंने इस बात को उठाया है कि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन जब आप कहेंगे बड़े हैं तो लोग आपको छोटा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उसका डंका ना पीटा जाए। तो ये जो बातें हो रही हैं इसलिए कि भारत को हमेशा अनकंफर्टेबल हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका होते तो आप भी वही करते कि भाई किसी चारों तरफ से घेरे रखो, फिर बात करो। जब भी एक नेगोशिएशन कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है तो वहां भी होता है कि इनके ऊपर प्रेशर हर तरह बना के अब आप नेगोशिएट कीजिए। तो वो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जो अमेरिका की रही है और जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रेटजी में उसका इस्तेमाल उसी तरह होगा। उसमें कोई साफ बात नहीं होगी, इसमें कोई साफ मूल्य नहीं देखते। अल्टीमेटली बात वही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो जैसे निक्सन ने जो बहुत बढ़िया बात कही थी, अमेरिका एक ही पॉलिसी उनकी है कि हमारे इंटरेस्ट में उसमें क्या है। वो कौन देखता है? जो उस वक्त राष्ट्रपति होता है या सेक्रेटरी स्टेट होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो देखता है। उनकी नजर में भारत इतना, देखिए अब भारत को सीधे डांटते नहीं है, वो ज्यादा नहीं कहते, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की बातें करते रहते हैं कि भारत हमेशा, या कोई भी देश, सिर्फ भारत के भी कोई भी देश है तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। पाकिस्तान एक बेसिकली आप कहिए उनका सबऑर्डिनेट स्टेट है उस तरह से दिखे तो, और तभी वो उसके नाम पे
लेकिन अगर वो गिरना शुरू हो जाएगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वो। अगर वो एकदम कोलैप्स कर जाएगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे उसको। एक हद तक उसको हमेशा बनाए रखेंगे कि इससे चीन, जैसे आपने कहा रूस, चीन और जो वेस्ट एशिया पर प्रेशर, भारत पर प्रेशर, तो उसकी अपनी एक सामरिक जगह है। और तभी देखा आपने जो जब अफगानिस्तान की बात सारी होती थी शुरू, उसका रास्ता पाकिस्तान से हुआ करता था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो लड़ाई आप देखें 1980 के आसपास की लड़ाई थी जो रूस के साथ हुई, वो शुरू हुई पाकिस्तान के रास्ते। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सामरिक एक जियोग्राफी है, एक तरह से देखिए भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरू में एक रूस की तरफ रुझान रखने वाले भारत को कंट्रोल करने के लिए क्या था, और आज जो भारत की जो बड़बोली है या एक कहिए कि हम भी हैं, उस तरह का जो एक व्यवहार दिखा है अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसमें जो आप देखते हैं जो शगुफे छोड़े जाते हैं वो सोच के किए जाते हैं। जो आपको लगता है रैंडम है वो एक्चुअली रैंडम उतना नहीं होता। वो शुरू में आपने एक फुलझड़ी छोड़ दी, फिर देखते हैं इसका क्या असर हुआ, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह खेल चलते रहेंगे, उस पर हमें ध्यान हमेशा देना पड़ेगा। अगर हमारी नजर हटी तो समझिए कि हम कोई सिग्नल मिस कर जाते हैं। तो ये तो शतरंज की बिसात है अंतर्राष्ट्रीय सामरिक रिश्तों की, और उसमें इस तरह की बातें होती रहेंगी। और जैसे आपने कहा कि बेसिक मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ऐसी जगह बैठा हुआ है देश के हिसाब से जिससे उसका रिश्ता चीन, भारत, रूस तीनों से है, और तीनों जो हैं आज की तारीख में अमेरिका के बाद अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। रूस जी अपनी जगह बनाने लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, भारत बनना चाहता है। रिश्ता ऐसा है कि भारत भी बहुत कमजोर है सब मिला के, लेकिन जिसकी आकांक्षा जो सामने आई है उसको कहीं ना कहीं वो पंक्चर करते रहने के लिए तो उन्होंने 5i की रिपोर्ट दे दी, थ्रू रिपोर्ट भेज दी, ये करते रहेंगे। इसे भी देखना जी पड़ेगा। जी।